हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो 3 मेथड्स हैं उसमें से जो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इनकम मेथड। हम लोग उसकी बात करने वाले हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग या नेशनल इनकम फाइंड करते हैं तो उनके 3 मेथड्स में जो इनकम मेथड है उसमें हम आखिर कैसे नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तो हमें देखना है पहले कौन सा मेथड। हम लोग इनकम मेथड की बात करेंगे कि इनकम मेथड क्या क्या आखिर करता है, इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा या नेशनल इनकम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब है NNP-FC। वैसे तो और भी उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसमें हम नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो बेसिक नेशनल इनकम है वो कहलाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP-FC। इस NNP-FC या नेशनल इनकम को फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड या फिर इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इन्हीं तीनों मेथड से हम लोग नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। तो इसमें से जो पहला मेथड है इनकम मेथड, हम लोग आज अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकम मेथड की बात करते हैं। इनकम मेथड्स में आखिर क्या करते हैं या किन किन चीज़ों को ऐड करते हैं, इनकम मेथड करता क्या है, कैसे कैलकुलेशन करता है नेशनल इनकम की, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। द इनकम मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम एट द फेज ऑफ एक्टिव पेमेंट्स made to primary factors for the use of their factor services। जब भी इंसान किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होता है, हम कोई आर्थिक क्रियाएं करते हैं, या ऐसा कह लें कि जब भी हम प्राइमरी फैक्टर से अपनी जब फैक्टर सर्विस किसी को देते हैं तो उस फैक्टर सर्विस के बदले में उन फैक्टर पे जो फैक्टर पेमेंट हमें मिलता है, जो फैक्टर पेमेंट हमें रिसीव होता है, उसी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बनती है। किससे? इनकम मेथड से। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द इनकम फ्रॉम जनरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नेशनल प्रोडक्ट। जब भी हमें नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो जो भी इनकम हम उस नेशनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी इनकम जनरेट करते हैं, वही सारी इनकम जब ऐड करते हैं, उसका एग्रीगेट करते हैं, समेशन करते हैं तो हमारी इनकम बनती है। बट ये जो इनकम है स्पेशली किससे होती है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने इस्तेमाल किया है, जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है, उस फैक्टर सर्विस के बदले में जो इनकम मिलती है वही इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम इज taken as the income as the sum total of all the income। ये क्या है? the sum total of all the incomes occurring to the primary factors of production। ये कहाँ से आती है? प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आती है। और जो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं ये वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो फैक्टर सर्विस जाती है उन्हीं के बदले में मिलने वाला फैक्टर पेमेंट होता है। यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द नेशनल प्रोडक्ट। और जो फैक्टर सर्विसेज हैं या ऐसे कह लो जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं वो हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ न कुछ नेशनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी गुड्स या सर्विस को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं, इसके बदले में ही कोई ना कोई हम नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वही जो फैक्टर सर्विस जो इस्तेमाल करते हैं उनकी उस सर्विस के बदले में उन्हें जो पेमेंट मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है, वही फैक्टर पेमेंट जब हम ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाती है। स्पेशली अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में अगर फॉर्म करना चाहें नेशनल इनकम, तो हम ऐसा कह सकते हैं नेशनल इनकम जब फाइंड करेंगे तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? पहली चीज़ तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ को जो कंपेंसेशन मिलता है उसको हम ऐड करते हैं, प्लस कैपिटल इनकम, सॉरी इनकम से यहाँ पे कैपिटल इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस, और किसे ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम, जो मिक्स्ड इनकम होती है हम उसे ऐड करते हैं। बिकॉज ऑफ ए नेशनल इनकम है तो हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड करते हैं। तो इनकम मेथड से जब भी हमें नेशनल इनकम फाइंड करना हो तो सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐड करते हैं, प्लस कैपिटल इनकम या फिर जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है उसे ऐड करते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम करते हैं, प्लस क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रॉड, जो भी हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है उसे भी हम ऐड करते हैं। तो ये फैक्टर्स या कंपोनेंट्स थे जिन्हें हम ऐड करते हैं। इन्हें ऐड करके हम क्या फाइंड करते हैं, अपनी नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को अलग अलग देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या ऐड होता है और बाकी ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या ऐड होता है, एनएफआई में क्या ऐड होता है और नेट फैक्टर इनकम में हम लोग क्या ऐड करते हैं। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को अलग अलग एक बार देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या शामिल करते हैं, कैपिटल इनकम में क्या शामिल करते हैं या फिर मिक्स इनकम में हमें क्या शामिल करते हैं। तो बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। देखिए कंपनसेशन है किसका, एम्प्लॉयज का। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमें क्या क्या शामिल करना है। पहली चीज, जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो भी वर्क किया हो उनको उस काम के बदले में जो उन्हें वेजेस मिली हो या फिर सैलरीज मिली हो, भी किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज हैं इन कैश तो वो हम ऐड करते हैं कहाँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन है, ध्यान है यहाँ पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं, किसका, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसे भी हम यहाँ पे शामिल करते हैं अंडर द हेड ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। प्लस अगर कोई कंपनसेशन कैसे मिलता है, कंपनसेशन इन काइंड, अगर कोई कंपनसेशन हमें इन काइंड के फॉर्म में मिले, कि कंपनसेशन दो तरीके से मिल सकता है, या तो कैश के फॉर्म में मिले या तो काइंड के फॉर्म में मिले। काइंड के फॉर्म का मतलब है कि जब भी कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है कहीं पर तो उसका ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर जिसने भी उसे काम पे रखा है उसे जो भी मॉनेटरी बेनिफिट जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है, उसके अलावा अगर उसे कुछ भी, अगर कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दे, रेंट फ्री हाउस दे दे या कोई मेडिकल बेनिफिट दे दे या कोई इस तरीके के बेनिफिट दे दे, वो कहलाते हैं कंपेंसेशन इन काइंड। तो उनको भी हम इसी में ऐड करते हैं। तो जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाला पोर्शन था, COE वाला पोर्शन था नेशनल इनकम में, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरीज आती हैं, प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आता है, प्लस कंपेंसेशन इन काइंड आता है। इन सबको ऐड करके हम क्या बनाते हैं, इनको ऐड करके हम फॉर्म करते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE का पोर्शन, और इसे ही उठा के हम ऐड करते हैं कहाँ, नेशनल इनकम में। इसके बाद देखते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में उसे क्या क्या रहता है, जो भी बात की थी हम लोगों ने, वेजेस एंड सैलरीज को ऐड करते हैं। वेजेस एंड सैलरीज में रहता है इट इंक्लूड्स बोनस, अगर कोई बोनस है बोनस भी ऐड करते हैं, कमीशन है कमीशन ऐड करते हैं, अगर कोई डियरनेस अलाउंसेज है या हाउस रेंट अलाउंसेज है या फिर टीए है, इन सबको हम ऐड करते हैं कहाँ पे, वेजेस एंड सैलरीज में भी कई बार क्वेश्चंस में हो सकता है सीधे वेजेस एंड सैलरीज ना दिया हो या वो भी दिया हो उसके साथ साथ बोनस का पोर्शन दिया हो, कमीशन दिया हो, डियरनेस अलाउंस दिया हो, HRA दिया हो और फिर टीए दिया गया हो, तो इन सबको भी वेजेस एंड सैलरीज में ही कंसीडर करते हैं। देन सप्लीमेंट्री लेबर इनकम, इसमें क्या क्या हम ऐड करते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, सच एज प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट पेंशन, अगर रिटायरमेंट पेंशन का कोई प्रोविजन किया गया है, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, ये सब भी अगर पैसा दिया गया रहा है तो कैसे क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री लेबर इनकम कहलाती है। इसमें प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट पेंशन तो शामिल की जाती है, बट ध्यान रहे यहाँ पर जो ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ऐड नहीं करते, बिकॉज ओल्ड एज पेंशन इज ट्रीटेड एज द ट्रांसफर पेमेंट। ये कैसे ट्रीट की जाती है, ये ट्रांसफर पेमेंट जैसे ट्रीट की जाती है। और ट्रांसफर पेमेंट आप लोगों को पता होगा क्या होता है, वैसे ये ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो विदाउट विच इज रिसीव्ड विदाउट द रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, जो बिना फैक्टर सर्विस रेंडर किए हुए, जो बिना फैक्टर सर्विस दिए हुए जो इनकम रिसीव होती है, जो यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसफर पेमेंट से सिंगल साइडेड पेमेंट होते हैं। तो ओल्ड एज पेंशन को उसमें शामिल करते हैं, इसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए शामिल किया नहीं जाता, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो सप्लीमेंट्री इनकम में सारी चीजें हम लोग शामिल करते हैं। फिर आता है पेमेंट टू एम्प्लॉयज इन काइंड, अगर किसी एम्प्लॉयज को पेमेंट इन काइंड के फॉर्म में मिलता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे अभी मैंने कहा था, अगर रेंट फ्री रिकमेंडेशन दिया गया किसी एम्प्लॉय को तो रेंट फ्री रिकमेंडेशन शामिल होता है, प्लस फ्री मेडिकल फैसिलिटीज अगर दी गई हैं तो हम उन्हें शामिल कर लेते हैं, अगर कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज दी गई फ्री में तो उसे हम शामिल करते हैं, फ्री या सब्सिडाइज फूड की अगर कोई प्रोविजन किए गए हैं तो उसे शामिल करते हैं, यूनिफॉर्म फ्री नहीं सॉरी यहाँ पे यूनिफॉर्म फी या ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉलीडेइंग फैसिलिटीज, अगर ये कोई एडिशनल फैसिलिटीज दी जिसके लिए एम्प्लॉयज को कोई डायरेक्ट बेनिफिट या कैश नहीं मिला है बट इन
काइंड के फॉर्म में पेमेंट मिला है तो उसे भी हम शामिल करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ ना हो कि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी गई हो, तो इसे भी आप वहीं पर ऐड करेंगे। इसके बाद देखते हैं जो दूसरा ऐड था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। उस ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इट इज द इनकम अर्न्ड फ्रॉम द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल। ये वो इनकम है जो कहाँ से अर्न की जाती हो, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल से जो अर्न की जाती हो। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या कहा जाता है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल इनकम इंक्लूड्स रेंट इंटरेस्ट। ये कौन सी इनकम होती है, वो इनकम है जो कहाँ से अर्न की जाती हो, ऑनरशिप या फिर कंट्रोल ऑफ कैपिटल से अर्न की जाती हो। इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मीन्स जब इंसान को अपनी प्रॉपर्टी जो भी ओन कर रहा हो या जो भी प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इस्तेमाल कर रहा हो, उससे जो भी इनकम मिलती है उसे हम शामिल करते हैं कहाँ, ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्या क्या शामिल करता है ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहले पहला एलिमेंट इसमें कौन सा शामिल करते हैं, ये शामिल करता है रेंट। क्या शामिल करता है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या शामिल करते हैं, एक तो रेंट शामिल करते हैं, इंटरेस्ट शामिल करते हैं, रॉयल्टीज को शामिल करते हैं, डिविडेंड्स को शामिल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट को शामिल करते हैं। और कॉर्पोरेशंस बिफोर कॉर्पोरेशन टैक्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, ये कॉर्पोरेशन प्रॉफिट है बिफोर द कॉर्पोरेशन टैक्सेस के पहले। तो ये सारी चीज़ हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। एलिमेंट याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये शामिल करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। इसके बाद ऑपरेटिंग, अगर इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इनकम जो हमें कहाँ से रिसीव हो रही हो, प्रॉपर्टी से रिसीव हो रही हो। जैसे अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को लैंड या बिल्डिंग रेंट पे देते हैं तो बदले में हमें रेंट मिलता है। ऐसे इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरियल स्किल से भी जो मिलता है उसे भी हम शामिल करते हैं। तो इन सबको ऐड करके क्या बनता है हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होता है, जो भी सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने एक साथ बढ़े, थोड़ा सा उनको और क्लासिफाई कर ले। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या शामिल करते हैं, सबसे पहला तो रेंट को शामिल करते हैं, इंटरेस्ट को शामिल करते हैं और किसे शामिल करते हैं, रॉयल्टीज को। तो इन तीनों को जब शामिल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे लिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन जब भी पूछता है तो हमसे स्पेशली पूछ लिया जाता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फाइंड करो या ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करो, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ मालूम होनी चाहिए विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड व्हाइल वी कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस और वी कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या शामिल किया जाता है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, इसे हम शामिल करते हैं कहाँ, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में, प्लस डिविडेंड और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या जिसे हम लोग कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स भी कई बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस रिटेन्ड अर्निंग्स को भी हम यहीं पर शामिल कर लेते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारे लिए, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। इसके बाद देखते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है वैसे, मिक्स्ड इनकम इज कंपोज्ड ऑफ लेबर इनकम, ये किसका कंपोजिशन होता है, लेबर इनकम एंड कैपिटल इनकम। ये लेबर इनकम और कैपिटल इनकम का कंपोजिशन होती है ऑफ दोज पर्संस हु प्रोवाइडेड बोथ लेबर एंड कैपिटल सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक तरीके से ना एक कंबाइंड इनकम है, उन लोगों की इनकम है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना लेबर भी प्रोवाइड करते हैं और अपनी कैपिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब दे प्रोवाइडेड द बोथ द सर्विसेज एज वेल एज देयर लेबर एंड देयर कैपिटल सर्विसेज। दैट्स व्हाई द इनकम अर्न्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन्स इज नोन एज मिक्स्ड इनकम। तो इन लोगों को जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड इनकम कहलाती है। इसे भी हम नेशनल इनकम ऐड करते समय क्या करते हैं, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं अपने नेशनल इनकम में। इसके बाद बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड की। इसको डिटेल से समझते हैं कि जब हम नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं तो उस टाइम हम क्या ऐड करते हैं, क्योंकि अब नेशनल इनकम है तो जो इनकम हमें अपने बियॉन्ड द बाउंड्री से भी जो अर्न होती है उसे भी हम शामिल करते हैं। अब अब्रॉड से इनकम अर्न करने के दो सोर्स हैं। जब भी हम कोई गुड्स क्या कर रहे होते हैं, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के बदले में हमें इनकम रिसीव होती है। तो जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज, तो हमें इनकम क्या होती है, रिसीव होती है। इसे लिखते हैं इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड की, यहाँ से हमें पैसा मिलता है। इसके बदले में अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अगर कोई गुड्स या सर्विस बाहर से मंगाते हैं तो इसके बदले में हमें पेमेंट देना पड़ता है। तो ये होती है इनकम टू एब्रॉड। क्या होता है, इनकम टू एब्रॉड। मतलब अगर एक्सपोर्ट किया है तो बाहर से पैसा आया होगा हमारे पास, अगर इंपोर्ट किया तो पैसा हमारे पास से चला गया है। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम इन दोनों का एडजस्ट करके एक साथ लिखते हैं, मींस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम कैलकुलेट करते हैं। मींस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम निकालते हैं तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब भी हमें फाइंड करना होता है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो भी होता है, मतलब एक्सपोर्ट जो होता है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है उसे हम ऐड करते हैं। इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो बाहर से पैसा मिला हुआ है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, माइनस इनकम टू अब्रॉड। या ऐसे कह लो कि जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट माइनस कर लेते हैं तो जो एडजस्टिंग अमाउंट होता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम फाइंड करते हैं एक्स माइनस एम, इसे हम फाइनली ऐड करते हैं वैल्यू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हम अपना एस्टिमेशन करते हैं किसका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। और एक एलिमेंट है, इसे हम ऐड करते हैं कब, जब हम फाइंड कर रहे होते हैं नेशनल इनकम। तो फाइनली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम NFIA फाइंड कर रहे होते हैं तो NFIA फाइंड करते समय क्या करते हैं, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। इनका जो एडजस्टिंग अमाउंट होता है उसे हम नेशनल इनकम में ऐड कर लेते हैं। फाइनली अगर हम देखें फिर से इसको एक पिक्चर के फॉर्म में, तो जब हम फाइंड कर रहे होते हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम फाइंड करते समय कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, इसको कहाँ हम डिवाइड करते हैं, एक तो किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पहला एलिमेंट था, दूसरा कौन सा था, ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा कौन सा था, मिक्स्ड इनकम, और चौथा था प्लस NFIA। हम उस NFIA को भी इसी प्लस कौन सा था, NFIA था, तो उस NFIA को भी हम इसी में क्या करते हैं, हम NFIA को भी इसी में शामिल रखते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें जो फैक्टर्स थे उसमें हम NFIA को भी शामिल कर लेते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, और प्लस चौथा कौन सा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में फिर देखते हैं क्या क्या शामिल करते थे। पहला तो हम लोग शामिल करते थे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, अगर कोई वेजेस या सैलरीज है कैश के फॉर्म में तो उसे ऐड करते थे। इसके अलावा अगर कुछ वेजेस एंड सैलरीज है इन काइंड के फॉर्म में तो हम उसे शामिल करते थे। प्लस अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तो उसे भी ऐड करते थे। इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करके हम क्या फॉर्म करते थे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनता था। फिर इस ऑपरेटिंग सरप्लस को भी वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी वो उसको हम डिवाइड करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी के फॉर्म में और इंटरेस्ट के फॉर्म में। जो इनकम फ्रॉम ऑनरशिप था, जो प्रॉफिट कह सकते हैं, ये क्या क्या था, कॉर्पोरेशन टैक्स था, डिविडेंड था, रिटेन अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इनको ऐड करके हम क्या फॉर्म कर रहे थे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जबकि कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को ऐड करके हम लोग फॉर्म कर रहे थे इनकम फ्रॉम ऑनरशिप। एंड बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस एंड वी ऐड ऑल दीज आइटम्स व्हाइल वी कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस।
प्लस तीसरा कौन सा था, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन सी इनकम थी, जब भी कोई इंसान अपनी फैक्टर इनकम मतलब लेबर के साथ साथ जब अपनी कैपिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था तो उसकी जो इनकम होती थी उसे हम लोग कंसिडर करते थे मिक्स्ड इनकम, और प्लस लास्ट में क्या ऐड करते थे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग ऐड करते थे जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर कंक्लूसिव फॉर्म में हम एक बार फिर से इसको अगर एक साथ ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम या फिर NFIA को हटा के अगर एक साथ फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, नेशनल इनकम जो नेशनल इनकम है NNPFC, ये क्या हो जाएगी, NI, ये NI इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज, क्या हो जाएगी, NI इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज को ऐड करते हैं, प्लस अगर कोई इनकम हमें अपनी प्रॉपर्टी से हुई तो वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, अगर कोई इनकम हमें इंटरेस्ट से मिली, वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर हमें कहीं से हुआ है, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन towards social security schemes, plus employees contribution towards social security schemes, plus dividends plus royalty plus undistributed profit plus undistributed profit plus corporation tax या corporate tax, प्रॉफिट कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्लस कौन कौन से एलिमेंट्स बाकी बचे, वेजेस एंड सैलरीज हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्लस डिविडेंड्स प्लस रॉयल्टी प्लस अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस अगर कोई वेजेस इन काइंड के फॉर्म में होगा जैसे रिटायरमेंट पेंशन है या मेडिकल बेनिफिट है तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, जिसको शॉर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के सम फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, NI, या जिसको कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC। तो चाहे तो हम वैसे जो अलग अलग कभी भी सिनेरियो में आता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है, मिक्स्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को फाइंड करना है अलग अलग, तो हमको उनके कंपोनेंट याद रखने पड़ते हैं। अगर एक साथ हम कंबाइन फॉर्म में कहें तो हम इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को जो हम ऐड करते हैं तो हमारी क्या फॉर्म होती है, नेशनल इनकम फॉर्म होती है। किस मेथड से, इनकम मेथड से। तो आई होप कि आपको इनकम मेथड का जो लेक्चर्स या जो भी डिस्कशन था ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।